इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही केसेस में ये प्रोसेस होती कहाँ है। प्रोकैरियोट्स के केस में ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है और कब होती है, सेल डिवीज़न या फिर बाइनरी फिशन के पहले होती है। और यूकैरियोट्स के केस में ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है और कब होती है, एस फेस में होती है। अब ये एस फेस क्या है? हमारी सेल साइकिल दो फेसेस में डिवाइडेड है, इंटरफेस एंड माइटोटिक या एम फेस। इंटरफेस फर्दर G1, S और G2 में डिवाइडेड है। तो वही G1 के बाद गैप 1 के बाद जो आपकी एस फेस आती है दैट इज़ कॉल्ड एज सिंथेसिस फेस, और वहीं पर आपके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आइए एक बार नोट से पढ़ लेते हैं। वेयर एंड व्हेन डज इट अकर्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इन साइटोप्लाज्म एट अ स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। बिफोर बाइनरी फिशन, न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में वो जगह है जहाँ पर जो आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पड़ा होता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स न्यूक्लियस के अंदर होता है ड्यूरिंग एस या फिर सिंथेसिस फेज। अब हम इस कंप्लीट प्रोसेस को प्राइमरीली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है इनिशिएशन। देखो मैं डायग्रामेटिकली तो समझाऊंगी, लेकिन एक बार ना मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो मैं बोल रही हूँ, तुम नोट से भी पढ़ सकते हो और मेरी बात ना यहाँ पर ध्यान से सुनना। तो देखो प्रोकैरियोट्स के केस में ना, अब जैसे कहीं से भी तो ऐसा होगा नहीं ना कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगी और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। प्रोकैरियोट्स के केस में इस तरह से डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ये तुम सभी को पता है, ठीक है भाई। जिसको रेप्लिकेशन नहीं भी आता है उसको भी पता है कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, और जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। बहुत ही सही बात है, ये सबको पता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, मान लो ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स हैं, आसानी के लिए ऐसे बना रही हूँ। तो होगा क्या कि यहाँ पर एक ऐसा एंजाइम आएगा जो इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करेगा, मतलब कुछ इस तरह से कर देगा। अलग अलग क्यों करेगा या फिर रेप्लिकेशन कैसे होगा? यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो इनको अलग अलग करके इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे, ठीक है। तो ये जो जिस पोजीशन से इस तरह से वो एंजाइम एक्ट अपॉन करेगा उसी पोजीशन को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अब प्रोकैरियोट्स के केस में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI भी कहते हैं, ओरिजिन C, इस तरह से इसको हम बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखो कि कोई भी एंजाइम इसी तरह से किसी भी सीक्वेंस, आपको पता है ना डीएनए की सीक्वेंस होती है, डीएनए की एक शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है और एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आए, कहीं पर भी एक्ट किया और वहाँ से डीएनए को मेल्ट कर दिया, डीएनए के हाइड्रोजन के बॉन्ड्स तोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं, राइट, और स्पेसिफिक एंजाइम एक्ट अपॉन करता है। तो अब स्पेसिफिक लोकेशन तो मैंने आपको बता दी कि दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स के केस में ये 1 होती है और यूकैरियोट्स के केस में मल्टीपल है। अब देखो मैं ना प्रोकैरियोट्स के बारे में पहले बात कर रही हूँ। तो मान लो कि कहीं पर क्या हुआ, 9 बेस पेयर की एक सीक्वेंस आई, ठीक है। 9 बेस पेयर, मैं बना नहीं रही हूँ 9 बेस पेयर, मतलब मैं बता रही हूँ कि ये 9 बेस पेयर है, और ऐसे करके 9 बेस पेयर दोबारा आए, दोबारा 9 बेस पेयर आए, दोबारा 9 बेस पेयर आए। एक रिपीटेटिव स्ट्रेच है 9 बेस पेयर का। तो ये जो साइट होगी ना, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा, DNA A नाम का एंजाइम। अब ये DNA A नाम का एंजाइम आपके कंप्लीट जेनेटिक यानी सर्कुलर डीएनए में एक तरह से टेंशन क्रिएट करेगा, या फिर ये वाला जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होगा इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को अनवाइंड करने में। ऐसा ये क्यों करेगा? एक एंजाइम होता है डीएनए गायरेज। तो मान लो कि अब तुम्हें ये पता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह है जहाँ से एक्चुअली में रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। आपका डीएनए
अलग अलग होगा तो जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे। कैसे टूटेंगे? डेफिनेटली कोई ना कोई एंजाइम आएगा। अब प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए ए वो एंजाइम है, मैं आगे और भी कहानी बताऊंगी, अभी ही सुन लो कि डीएनए ए वो एंजाइम है। डीएनए ए एक्चुअली में लोकलाइज अनवाइंडिंग करता है। क्या है इसका मतलब? देखो, डीएनए गायरेज नाम का एक एंजाइम होता है, डीएनए गायरेज। ये गायरेज क्या करता है? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इम्पोज करता है, इंड्यूस करता है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या होती है? इसकी वजह से आपका जो डीएनए है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है और उसकी स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना आसान होता है। तो गायरेज ने नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की, डीएनए आपका लूज़ हुआ। आपको सभी को पता है डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो डीएनए लूज़ हुआ और डीएनए ए को मौका मिल गया कि वो अनवाइंड कर दे। अब जैसे ही ऐसा होगा तो कंप्लीट सर्कुलर क्रोमोसोम में टेंशन क्रिएट होगी। इसी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए इसी के एडजेसेंट, ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताई, रिपीटेटिव सीक्वेंस, रिपीटेटिव स्ट्रेचेस ऑफ 9 बेस पेयर्स, इसी के एडजेसेंट 13 बेस पेयर के रिपीटेटिव स्ट्रेचेस होते हैं। यहाँ पर डीएनए बी एंजाइम आएगा और ये जो सीक्वेंस है ये एक्चुअली में आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और यहाँ पर डीएनए बी एंजाइम अलग अलग करेगा दोनों स्ट्रैंड्स को। समझ आया? अब डीएनए बी एंजाइम जो है वो वहाँ पर लोड भी तो होगा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस पर, उसको लोड करने में कोई तो हेल्प करेगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि डीएनए बी की हेल्प कौन करता है? डीएनए सी। तो अभी हमने 3 एंजाइम के बारे में पढ़ा, गायरेज, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, 4 हो गए, सॉरी। और एक बार नोट्स की हेल्प से इन चारों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है? दोबारा देखो, द इनिशिएशन स्टार्ट्स एट अ स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन in case of both prokaryotes as well as eukaryotes. There is only one origin of replication in case of prokaryotes while multiple in case of eukaryotes. अब प्रोकैरियोट्स के केस में ये जो मैंने 9 बेस पेयर बताए थे, मतलब ऐसे होता है कि 9 बेस पेयर 9 बेस पेयर 9 बेस पेयर 9, मतलब 4 to 5 रिपीटेटिव स्ट्रेच होता है। इसको डीएनए बॉक्स बोलते हैं। डीएनए ए नाम का प्रोटीन यहाँ पर बाइंड करता है और लोकलाइज्ड अनवाइंडिंग कॉज करता है। ये डीएनए को डिस्टॉर्ट करता है इस ओरिजिन पर और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, डीएनए गायरेज मेंटेन करता है। अब ना जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग एक्चुअली में होती क्या है? ये ना डीएनए गायरेज मेंटेन करता है और इसकी वजह से इट इज़ वेरी ईजियर टू ओपन द डीएनए, क्योंकि ये लूजन कर देता है हेलिक्स को। अब आप इमेजिन करो, मान लो एक रस्सी है आपके पास और रस्सी को आप 2 टुकड़ों में, क्योंकि रस्सी भी ना कुछ इसी तरह से होती है, इस तरह से, ये जो आपका डबल हेलिक्स होता है ना, तो अगर आप इसको बीच से तोड़ रहे हो तो ये पीछे की साइड से ना टाइटन सी हो जाती है। तो सेम आपका डीएनए के केस के साथ भी होता है। होता क्या है, जब हेलिकेस एंजाइम, हेलिकेस क्या होता है? वो एंजाइम एक्चुअली में वो एंजाइम जो अलग अलग कर रहा है, जैसे डीएनए, मतलब ये जो आपका प्रोकैरियोट्स है इसके केस में ये एंजाइम डीएनए बी होता है। डीएनए ए तो एक्चुअली में उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं इंड्यूस करता है। एक बोलते हैं ना प्रोसेस के पहले प्री प्रोसेस तैयारी, कुछ उस टाइप से। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका गायरेज एंजाइम आया, उसने नेगेटिव सुपर कॉइलिंग मेंटेन की, मतलब उसने डीएनए हेलिक्स को लूजन अप किया ताकि वो इजीली ओपन हो जाए। और ओपन करता कौन है? डीएनए ए करता है। डीएनए ए के बाद